हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, वेलकम टू आवर चैनल। ये वो चैनल है जहां पर हम केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से सॉल्व करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। बच्चे लोग, हम लोग इस सीरीज में बात कर रहे थे क्लास 11th के चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, जिसमें अभी तक हम डिस्कस कर चुके थे बोर्स एटॉमिक मॉडल तक। बोर ने हाइड्रोजन के एटम को प्रपोज किया कि किस तरह का एटम रहा होगा, उसके लिए जो हमारी स्टडीज थी वो सब भी हम लोगों ने डिस्कस की। अब हम बात कर रहे हैं उसके लिमिटेशन के बाद जो क्वांटम मॉडल की तरफ चले वो किन वजहों से चले, उनको डिस्कस कर लेते हैं। बोर की लिमिटेशन थी कि वो सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज और हाइड्रोजन के एटम के ही स्ट्रक्चर को बता पाए, बाकियों के लिए उनका जो मॉडल था वो सही नहीं साबित हो रहा था, वो गड़बड़ कर रहा था। कुछ फाइनर डिटेल्स जैसे स्टार्क इफेक्ट, जीमैन इफेक्ट, जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ और तरीके से बिहेव कर रही थी, मैग्नेटिक फील्ड में भी उनका बिहेवियर चेंज हो रहा था, वो चीजें नहीं समझा पाए बोर। तो उसके बाद और स्टडीज आई तो उनमें सबसे जो सिग्निफिकेंट रोल था, एक तो था डी ब्रॉगली का और दूसरा था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डी ब्रॉगली ने कहा कि भैया सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही नहीं है जिनके पास ड्यूअल कैरेक्टर है, कि उनके पास वेव कैरेक्टर भी है और पार्टिकल कैरेक्टर भी है। जो मैटर होता है उसका भी ड्यूअल नेचर होता है। मैटर सिर्फ पार्टिकल नेचर नहीं बिहेव करता, उसमें वेव नेचर भी होता है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया उन्होंने, मैटर की वेव के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाए, उन्होंने इक्वेशन को दिया। दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए कौन सी इक्वेशन, एनर्जी की, आइंस्टाइन की याद है ना आप लोगों को, E इक्वल टू mc² और E इक्वल टू h और मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी, हम लोग इस चैप्टर में करते ही आ रहे हैं। दोनों इक्वेशन को जोड़ करके उन्होंने कंक्लूड किया कि किस तरीके से हम मैटर की वेव को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है, राइट। तो यहां से कैसे कंक्लूड कर सकते हैं हम, तो इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। और आप देखो जरा, C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा होता है ना, तो म्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा हो सकता है। इसको हमने रिप्लेस कर लिया C अपॉन लैम्डा से, ठीक है। एंड दिस इक्वल्स mc²। C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, यहां C से C कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू मास इंटू, और क्योंकि देखो हम बात अभी मैटर की कर रहे हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिप्लेस करके हम वेलोसिटी ऑफ मैटर कर देंगे, तो वहां C को V से रिप्लेस कर देंगे। हम यहाँ C को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, V से रिप्लेस कर रहे हैं। और लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ, जिसके पास वेव होगी उसी के पास वेवलेंथ होगी। तो यहाँ अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो कैसे कैलकुलेट हो गया, ये देखो मैंने h कैसे लिखा है, मेरी समझ में नहीं आया खुद के में, ये ऐसा h कैसे हो सकता है। दिस इज h अपॉन मास इनटू वेलोसिटी। ये डी ब्रॉगलीज इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। किसी भी मैटर की वेवलेंथ कैलकुलेट की जा सकती है इस वाले इक्वेशन से, क्योंकि मैटर h तो कांस्टेंट है सबके लिए, मास कुछ भी हो सकता है और वेलोसिटी भी हो सकती है। से फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं एक बॉल की, अगर बॉल मैं फेंक रही हूँ, क्रिकेट की बॉल देखी ना तुमने, सीधी सीधी जाती है या ऐसे झूमते हुए जाती है वेव फॉर्म में, तुम कहोगे मैडम कैसी बातें कर रहे हो, बॉल सीधी जाती है, कभी भी वेव फॉर्म में नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही है, देखो वेव तो बन रही है, अब वो बड़ी वेव बन रही है या छोटी वेव बन रही है, ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा बहुत ज्यादा। जो मैक्रो पार्टिकल्स है ना बच्चों, उनका जो मास है ना वो ज्यादा होगा, उनका मास ज्यादा होगा तो वेवलेंथ छोटी होगी। अब देखो मैक्रो पार्टिकल जैसे बॉल की बात करें, 100 ग्राम की या 200 ग्राम की बॉल होगी, है ना, तो उसका मास काफी है, वेवलेंथ काफी छोटी बनेगी, इनसिग्निफिकेंट होगी। वो वेव की तरह नहीं दिखेगा हमारे को, सीधा जाता हुआ दिखेगा, वेव जरूर बन रही है लेकिन बहुत छोटी बन रही है। बॉल के जाए अगर हम लोग बात करें किसकी, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो उसकी वेवलेंथ अच्छी खासी बनेगी, इतनी बनेगी कि हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन सीधे पाथ में चल रहा है। हम डी ब्रॉगली ने बताया इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव की फॉर्म में चल रहा है, वेव की फॉर्म में चल रहा है तो उसकी जो पोजीशन है
और वेलोसिटी हाइजेनबर्ग ने कहा एक साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो पहली चीज तो यहाँ पर देख लेती हूँ, मैं तुम्हें समझा देती हूँ। मान लो एक बॉल की हमारे को वेवलेंथ निकालनी है, तो h तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है, बिल्कुल है। तो मास मान लेते हैं हम लोग के वो 100 ग्राम से, 100 ग्राम को अगर कन्वर्ट कर देंगे तो 0.1 kg हो गया। और से फॉर एग्जांपल उसकी वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर या 70 किलोमीटर पर आवर या 100 किलोमीटर पर आवर, कुछ भी ले लेते हैं, चलो 100 किलोमीटर पर आवर ले लिया या जो भी हो, उसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे 100 किलोमीटर पर आवर। या फिर हम सीधा सीधे, हम अभी कन्वर्ट ना करते हुए सीधा ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, से फॉर एग्जांपल, मैं ऐसे ही बता रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर जो वेवलेंथ कैलकुलेट होगी वो, क्योंकि 0.1 kg से कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट नहीं होगी, बहुत छोटी वेवलेंथ होगी। वहीं पर अगर हम इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट करें तो देखो जरा, ये तो हो गई बॉल की, और इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट करेंगे तो आप अभी अपने आप बता दोगे कि भाई 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब ये बताओ, ये मास और ये मास सेम है क्या? देखो ये बहुत कम है, -31 kg है। और से फॉर एग्जांपल इसकी वेलोसिटी ले लेते हैं हम लोग 500 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी ले सकते हैं, अभी के लिए तो मैं कुछ भी समझा रही हूँ। कोई भी चीज अगर इस तरह से होते तो अब ये देखो, अब ये जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की सिग्निफिकेंट होगी कि नहीं होगी? होगी ना, क्योंकि मास बहुत कम है। तो इस वेवलेंथ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। डी ब्रॉगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे मूव कर रहा है, ना कि सीधे 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 ऐसे नहीं मूव कर रहा, वेव फॉर्म में चल रहा है। ये डी ब्रॉगली का था। तो डी ब्रॉगली में से क्वेश्चन पता है कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा या तो आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी होगी इलेक्ट्रॉन की, या फिर यही बोला जाएगा कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ये अप्लाई क्यों नहीं होता, क्यों हमें कोई एक बॉल या कोई इंसान या कोई भी चीज वेव में चलता हुआ नहीं दिखता, वो हमें सीधा चलता हुआ क्यों दिखता है? तो आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे कि मैक्रोस्कोपिक में क्योंकि मास ज्यादा होता है, इसकी वजह से वेवलेंथ बहुत छोटी बनेगी, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन जिसका मास बहुत कम है उसकी वेवलेंथ अच्छी खासी बनेगी, इनसिग्निफिकेंट नहीं होगी। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे पुट करके और आपको सॉल्व करके दिखाना है कि देखो भैया इसकी वेवलेंथ ही आ रही है और इसकी वेवलेंथ ही आ रही है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो क्या होगा। तो इससे अगला वाला जो टॉपिक है उसको भी साथ के साथ कर लेते हैं, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन्होंने क्या कहा और इनका जो वो है न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है वो क्या होगा, इन पे बेस्ड कौन से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे क्वेश्चंस आते हैं हम सिर्फ वहीं पे फोकस करने वाले हैं। हाइजेनबर्ग ने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ नहीं जानी जा सकती। तो हम लोग फिक्स्ड जो जगह है इलेक्ट्रॉन की ये कभी नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन यहां पाया जाएगा। हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जहां पर न्यूक्लियस के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी, लेकिन हम डेफिनेट नहीं बता सकते कि यहां पर पाया जाएगा। किसी भी चीज की डेफिनेट पोजीशन के लिए उसकी वेलोसिटी और पोजीशन दोनों पता होनी चाहिए, तभी हम डेफिनेट पोजीशन बता पाएंगे। से फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि चलो भाई मैं जा रही हूँ यहाँ से, कोई भी एक शहर ले लेते हैं, चलो मैं दिल्ली में रह रही हूँ तो मैं कहती हूँ चलो मैं सोनीपत की तरफ जा रही हूँ और मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही हूँ, तो आप मुझे पकड़ लेना 1 घंटे बाद। तो आपको मालूम है कि मैं कहाँ मिलूंगी, सोनीपत वाले रोड पे 60 किलोमीटर दूर मिलूंगी, पता है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोल के जाऊं कि भैया मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही हूँ और 1 घंटे बाद मुझे पकड़ लेना, कहाँ पकड़ोगे, कहाँ जा रही हूं? जब मैंने यही नहीं बताया कि मैं किस डायरेक्शन में जा रही हूं, यानी कि मेरी वेलोसिटी ही नहीं पता है ना, मैंने खाली स्पीड बता दी, डायरेक्शन बता दी, मैग्नीट्यूड बता दिया, डायरेक्शन तो बताई ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा
इसी तरह से इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, इसके लिए हमें उसकी पोजीशन और वेलोसिटी दोनों एक साथ पता होनी चाहिए। अब देखो, से फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ चल रहा है, मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ चल रहा है, हमें उसकी वेलोसिटी मालूम है, हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मालूम है, लेकिन हमें उसकी पोजीशन नहीं मालूम। पोजीशन जानने के लिए इलेक्ट्रॉन पे कुछ लाइट डालनी पड़ेगी, बहुत छोटा पार्टिकल है, दिखाई तो देता नहीं है। लाइट जैसे ही डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन में भैया उस लाइट में, रेडिएशन में कुछ एनर्जी है ना, जैसे ही वो एनर्जी इस पे गिरेगी ये इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब हमें वेलोसिटी नहीं पता, अगर जगह का पता चल गया तो, पोजीशन पता चल गई तो वेलोसिटी पता नहीं चलेगी, वेलोसिटी पता थी तो पोजीशन नहीं पता थी। तो इसको कहते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक साथ पोजीशन और वेलोसिटी बता नहीं सकते, एक साथ दोनों को हम बता नहीं सकते। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन उन्होंने दिया उसको देख लेते हैं और उसके बाद एक क्वेश्चन भी इसका सॉल्व करके देखेंगे। मैथमेटिकल जो फॉर्मुलेशन है इनका ये है, दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ये या तो ग्रेटर देन होगा या बराबर होगा h अपॉन 4 पाई के। ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। और p का मतलब मालूम है ना आप लोगों को, p इज मोमेंटम, तो x इंटू डेल्टा किसका, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी। मास हमें मालूम है लेकिन वेलोसिटी हमें मालूम नहीं है, तो हम लोग इसको लिख देंगे कैसे, मास इंटू डेल्टा वेलोसिटी। मास डेफिनेट है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, एंड दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। h की वैल्यू फिक्स है, पाई की वैल्यू फिक्स है। मास हम जानते हैं, दो ही चीजें हैं जो हमें नहीं मालूम, पोजीशन नहीं मालूम, वेलोसिटी नहीं मालूम। तो हमें अगर पोजीशन, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। मास को यहाँ ले आते हैं, ठीक है, जो चीजें मालूम है ये यहाँ रख दी है और जो डेफिनेट नहीं है वो हमने यहाँ रख दी। अब मान लो क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी दे दी, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बताएंगे, निकाल सकते हैं। वेलोसिटी पता चल गई, ये चीजें तो अपने पास फिक्स हैं। और हो सकता है आपको पोजीशन दे दी जाए कि 0.1 मीटर के रेडियस में है, उसकी वेलोसिटी निकालो, तो आपको x मालूम है और आपको v निकालना है। तो इन दोनों में से कोई एक चीज आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो ये सारी चीजें डेफिनेट है ही, या तो वेलोसिटी गिवन होगी या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन गिवन होगी, दोनों में से कोई एक चीज गिवन होगी, आपको कैलकुलेट करना होगा। डेफिनेटली आता है इसमें से एक क्वेश्चन, पक्का आता है, तैयार कर लेना। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और आ गया आपका, हम लोगों ने डी ब्रॉगली का क्या लिया था, वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी, या फिर हम लोग मोमेंटम भी लिख सकते हैं, h अपॉन p भी लिख सकते हैं, इसको बात वही है। तो एक फॉर्मूला ये हो गया क्वांटम मॉडल की तरफ, और एक फॉर्मूला ये हो गया। इस फॉर्मूला के साथ इस चैप्टर के न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हम क्वांटम मॉडल की तरफ जाएंगे। क्वांटम मॉडल में हम लोग क्वांटम नंबर्स को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे, और रूल्स पढ़ेंगे उसके, और चैप्टर खत्म हो जाएगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, SPDF नोटेशंस के साथ, सुपर इंटरेस्टिंग होने वाला है। चीजें समझनी है तो बने रहिए मेरे साथ। अगली वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ क्वांटम नंबर्स की। तब तक आप क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे इन पे बेस्ड। चीजें समझ नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टडी हार्ड।